भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। ईशा अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसे एकांत में अपने ऑफिस का काम करना अच्छा लगता था। घर का कोई भी उसे उस दौरान परेशान करने का जुर्रत भी नहीं कर पाता था। सविता जी को ये सब कुछ पता होने के बावजूद आज ईशा को आवाज़ लगाना ही पड़ा। ईशा, ज़रा नीचे तो आना। ईशा बेटा, जल्दी आ। इतना आवाज़ लगाने पर भी जब ईशा अगले 10 मिनट तक सविता जी के पास नहीं पहुंची, तो वो समझ गई कि बात क्या है। खुद से बड़बड़ाती हुई सविता जी बोली, पक्का अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर बैठी होगी, ये लड़की भी ना। उन्होंने फ़ौरन ईशा को कॉल करके बुला लिया। ईशा सीढ़ियों से दौड़ती हुई सविता जी के पास पहुंचकर बोली, क्या बात है माँ, आपको तो पता है कि मैं कितनी बिजी हूँ। फिर इस महीने में बॉस ने प्रोजेक्ट का डेडलाइन भी दुर्गा पूजा के वैकेशन के अंदर सबमिट करने को कहा है। अगर जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगी तो ही ना आप लोगों के साथ पंडाल में घूम फिर पाऊँगी। आगे भी शायद ईशा और भी बहुत कुछ बोलती, पर बीच में सविता जी ने उसे रोकते हुए कहा, बस अब बोलती ही जाती है, कभी सुन भी लिया कर। देख, ये अरुणा है, आज से ये हमारे यहाँ काम करेगी। तेरे कमरे की सफाई करवा ले, उसके बाद इसे बाकी सब काम समझा देती हूँ मैं। तू लेकर जा इसे, दिखा दे अपना कमरा। इतना कहकर ही सविता जी ने उनके बगल में खड़ी हुई एक औरत को देखते हुए कहा, ये है मेरी बेटी ईशा। अरुणा, तुम इसका कमरा साफ करके मुझे आवाज़ लगा देना, मैं तुम्हें बाकी का काम बता दूंगी। माँ के कहने पर अरुणा की ओर एक झलक देखी ईशा ने। अरुणा करीब 30 से 32 साल की होगी, सांवला सा रंग और देखने में कुछ खास नहीं थी, पर उसके चेहरे पर जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा था वो थी एक मायूसी। ईशा समझ गई कि ये मायूसी शायद उसके गरीबी की होगी, क्योंकि पहनावे से पता चल रहा था कि अरुणा के पास शायद एक जोड़ा सिला हुआ कपड़ा भी नहीं है। जो भी हो, ईशा खुश थी कि माँ को एक हाथ बटाने वाली मिल गई। वो खुद दिन भर बिजी रहती है, इसलिए घर के काम पे मदद नहीं कर पाती थी। अगले 2-3 दिनों में अरुणा ने सविता जी का मन जीत लिया। अचानक बिना पहचाने दरवाजे पर काम मांगते हुए देखकर जब उन्होंने उसे काम दिया था, तब उनको यकीन था कि उनके पति श्यामल और बेटी ईशा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। किसी भी अनजान को यूं अचानक काम पे रखना उनके हिसाब से खतरे से खाली नहीं। बात तो बिल्कुल सही थी, पर सविता जी की आदत कभी बदली ही नहीं। उनसे किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता था, पर इस बार उन्होंने सही फैसला लिया था। अरुणा सच में उम्मीद से काफ़ी बढ़कर निकली। महालया के दिन सविता जी सुबह के 4 बजे से हर दिन की तरह जग चुकी थी। रेडियो पे सुबह सुबह महालया का प्रोग्राम सुनने की आदत उनको बचपन से थी। ईशा को भी उस दिन ज़बरदस्ती उठाया करती थी सविता जी। उनका मानना था कि बंगाली होकर इस कल्चर को भूलना एक पाप के समान है। ईशा ने भी कभी अपने माँ के खिलाफ जाकर ये प्रथा नहीं तोड़ी, पर हाँ, महालया का प्रोग्राम सुनने के बाद इस साल भी वो हर बार की तरह
उबासी लेते हुए बोली, माँ, मैं सोने जा रही हूँ। 11 बजे से पहले मुझे उठाना मत। मैं उठने के बाद नहाकर लंच करूँगी, ब्रेकफास्ट की कोई ज़रूरत नहीं। इतना सुनकर सविता जी ने तुरंत उसको जाते हुए देख कहा, सुन बेटा, मैं और तेरे पापा पारुल मासी के वहाँ जाएंगे थोड़ी देर में, तो तू ज़रा अरुणा आए तो दरवाज़ा खोल देना। लंच तक हम दोनों आ जाएंगे। ईशा सर हिलाकर हाँ बोलकर सोने चली गई। दरवाजे पर 2-3 बार बेल बजने पर ईशा ने जाकर हड़बड़ी में दरवाज़ा खोला तो सामने अरुणा चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेकर खड़ी थी। लेकिन आज कोई और आया हुआ था अरुणा के साथ, जो उसके पीछे आंचल में मुंह छुपाए डरता हुआ झांक रहा था। अरुणा के साथ वो भी घर के अंदर आंचल पकड़ा हुआ चला आया। ईशा सोफे पे जाकर बैठ गई और अरुणा किचन में बर्तन मांजने चली गई। टीवी ऑन करके रिमोट का बटन दबाते हुए ईशा ने किचन के दरवाजे पे नज़र घुमाई, क्योंकि वहाँ से अरुणा के साथ आया हुआ नया छोटा सा मेहमान छुप छुप के टीवी देखने की कोशिश में था। 5 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होगी उस बच्चे की। इतना प्यारा बच्चा है अरुणा दी का, मैं तो आज तक मिल ही नहीं पाई इससे। इतना बिजी रहती हूँ काम में। मन ही मन अपने आप से बोली ईशा। बच्चों से एक खास लगाव था ईशा का। काफ़ी सारे ऑर्फेनेज और एनजीओ से जुड़ी हुई थी वो, जिनमें वो बच्चों के लिए काम किया करती थी। अरुणा के बच्चे को हाथ के इशारे से अपने पास बुला लिया ईशा ने। मासूम सा चेहरा लेकर वो पहले तो बस ईशा को एक टुक देखता रहा, पर फिर दोबारा मुस्कुराकर जब ईशा ने सोफे पे आकर उसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो नन्हे कदमों से चलकर वो ईशा के पास आ गया। उस बच्चे के आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। प्यारी सी शक्ल और नादानी से कार्टून देखते हुए खिलखिलाकर हंसता हुआ वो ईशा के साथ काफ़ी वक्त तक बैठा रहा। ईशा ने फ्रिज से चॉकलेट निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, तुम अपना नाम बताओगे तो ही मैं तुम्हें ये दूंगी, वरना दोस्ती कैसे करेंगे। मेरा नाम ईशा है और तुम्हारा? उस बच्चे ने बड़ी बड़ी आंखें करके एक बार ईशा की तरफ और एक बार उसके हाथ में थमा हुआ चॉकलेट देखकर कहा, आलोक मुंडोल, पिंटू, पप्पू, शाह। ईशा उसे रोकते हुए बोली, अरे अरे, एक ही नाम से काम चला लूँगी मैं, तो पिंटू ही ठीक रहेगा मेरे लिए। तो आज से हम दोनों पक्के दोस्त, ठीक है पिंटू महाराज? आ जाओ गोदी में। एक ही दिन में ईशा का उस बच्चे के साथ एक अनोखा बंधन सा जुड़ गया। अगले दिन ईशा अपना ऑफिस का काम कर ही रही थी जब एक नन्हा सा हाथ उसके उंगलियों को छुआ। ईशा उस तरफ देखते ही चिंटू मुस्कुराता हुआ ईशा को गोदी लेने के लिए हाथ फैलाया खड़ा हो गया। ईशा के काम का टेंशन मानो एक ही पल में उसे देखते ही खत्म हो गया। उसे गोदी में उठाए लैपटॉप को साइड में रखकर ईशा उससे बातें करने में लग गई। वक्त का कुछ भी होश नहीं रहता था जब पिंटू ईशा के साथ रहता था। एक आदत सी हो गई थी ईशा को पिंटू का इंतज़ार करते हुए बैठे रहने की। डोरबेल के बजते ही भागते हुए सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती थी और अगले कुछ ही पलों में पिंटू नीचे सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ दिख जाता था। अरुणा के जाने के वक्त रोज़ पिंटू उदासी भरी निगाहों से
माँ का आंचल पकड़कर ईशा की तरफ देखता था, मानो उसे भी बिछड़ने का गम हो। ईशा रोज़ कुछ न कुछ दिया करती थी पिंटू को, कभी पेंसिल बॉक्स, कभी कलर पेंसिल्स, खिलौने और कभी कुछ और। लेकिन आज पिंटू को अपने हाथों में कागज़ का बनाया हुआ फूल पकड़े हुए देखकर ईशा को उसे दिया हुआ अपना हर गिफ्ट छोटा लग रहा था। पिंटू अपने नन्हे हाथों से खुद अपने ईशु दोस्त के लिए घर से बनाकर लाया था वो फूल। दुर्गा पूजा में हर कोई कीमती गिफ्ट मिलने पर भी ईशा को आज जैसी खुशी महसूस नहीं हुई थी। उसने पिंटू को रोते हुए गले लगा लिया। महाअष्टमी की सुबह से अरुणा दी के आने का इंतज़ार करते हुए बेचैन हो रही थी ईशा। माँ बोली थी कि वो आज थोड़ा देर से आएगी, पर जब पूरे दिन अरुणा नहीं आई तो ईशा रात को अपने दोस्तों के साथ पंडाल हॉपिंग का प्लान भी कैंसिल कर दी। अगले दिन भी अरुणा का कोई खबर नहीं मिला। उस पूरे एरिया में बस उनके ही घर में अरुणा काम किया करती थी, इसलिए उसके बारे में किसी से पूछना भी मुश्किल सा था। ईशा अपने माँ पे चिल्लाकर बोली, इतने दिनों में आपको उसका मोबाइल नंबर भी लेना नहीं हुआ, अब कब सीखोगी माँ? सविता जी ने पलटकर गुस्से से कहा, तो मुझ पे क्यों चिल्ला रही? उस बेचारी के पास फ़ोन ही नहीं था तो नंबर कहाँ से मिलती? पर हाँ, उसके घर के करीब कोई दुकानदार है, उसका नंबर दिया था उसने, वहाँ से पता करती हूँ। अरुणा वाकई में कुछ बीमार सी दिख रही थी जब सविता जी और ईशा उसके ठीक सामने बैठे हुए थे। ईशा ने ही इधर उधर नज़रें घुमाते हुए कहा, वो बात दरअसल ये है कि मैं ही माँ को ज़िद करके आपसे यहाँ मिलने आ गई हूँ, वरना आज दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है। दशमी के बाद नया कपड़ा पहनने की खुशी शायद पिंटू महसूस नहीं कर पाता। उसने तो अपना गिफ्ट दे दिया था मुझे पूजा का, ये देखिए। इतना कहकर ईशा अपने बैग से वो कागज़ का फूल निकालकर दिखाई अरुणा को। अपने यादों में ईशा ने पिंटू का फटा हुआ बनियान पहना हुआ चेहरा याद करते हुए फिर से एक बार कहा, कहाँ है पिंटू? ज़रा बुला दीजिए उसे, माँ को मिलवा दूँ आज। माँ कह रही थी कि वो भी कभी नहीं मिली उससे। क्या है कि उनकी भी पिंटू से मुलाकात नहीं हुई थे, तो मैं सोच रही थी। अरुणा ने पिंटू को बिन बुलाए ही अपना सर घुमाकर ईशा को जैसे आँखों के इशारे से पीछे देखने को कहा। ईशा समझ गई कि पिंटू उसके आवाज़ से यहाँ पहुँच गया है और ईशा के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया है। वो पीछे मुड़कर बोली, अरे पिंटू जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, देखिए। ईशा अपनी बात ख़त्म भी नहीं कर पाई। ये वो क्या देख रही थी? उसे अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था। अरुणा फूट फूट कर रोते हुए बोली, इसीलिए दुर्गाष्टमी से मैं कहीं पे काम के लिए नहीं निकल पाई। मेरा बेटा उसी दिन से बीमार पड़ा था, पिछले साल। 2 दिन का बुखार और वो दशमी के दिन माँ दुर्गा के साथ विसर्जित हो गया। मेरा पिंटू मुझे छोड़कर चला गया। पर आपके हाथ में जो ये फूल मेरा पिंटू ही बनाया करता था, आपको कैसे दिखा? वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? ईशा के पास
एक औलाद खोने के दर्द से तड़पती हुई माँ के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस एक बार फिर अपने सामने टेबल पे रखे हुए माला पहनाया हुआ पिंटू का फोटो देखी और उसके सामने शर्ट का पैकेट रखकर दर्द भरी आवाज में बोली, तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट दोस्त। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।